Okay, in today's class we are going to discuss rule 237. ठीक है, रूल 237 से ऑनवर्ड हम आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल दिस आर एग्जाम ओरिएंटेड रूल, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो फर्स्ट जो रूल 237 व्हाट इट सेज, देख लीजिए। यूज ऑफ शैल बी इन एम्परेटिव। अक्सर क्या करते हैं हम, जो एम्परेटिव सेंटेंस में हम कभी कभार डोंट का यूज करते हैं जो कि इन करेक्ट है। ठीक है, देख लीजिए। व्हेन एम्परेटिव सेंटेंस जिसमें सजेशन हो, जिसमें ऑर्डर हो, जिसमें कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, इन सारे टाइप का ऑफ सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, वी सिंपली से एम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, एम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो एम्परेटिव सेंटेंस में हमने बात की। एम्परेटिव सेंटेंस ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं जिसमें कमांड, ऑर्डर या रिक्वेस्ट वगैरह होते हैं। ठीक है, सो अच्छा जी। तो जहाँ वहां पे हम शेल वी का यूज करेंगे, वी डोंट यूज डोंट वी। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, लेट्स गो फॉर अ वॉक, डोंट वी। ओके, तो देख लीजिए जो टेक हम यूज करेंगे, क्वेश्चन टेक के तौर पर यूज करेंगे, डोंट वी इन करेक्ट है। ठीक है, सो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, जब इम्परेटिव सेंटेंस है तो शेल वी का यूज करना पड़ेगा। सो लेट्स गो फॉर वॉक शेल वी, दिस इज द करेक्ट वन। ठीक है, सो क्वेश्चन टेक में हम डोंट वी का यूज नहीं करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस में। ये कहते हैं रूल 237। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। लेट अस कंसीडर ऑल द पॉसिबिलिटीज, शैल वी। ओके, दिस इज द करेक्ट वन बिकॉज वी यूज इट इन द टेक क्वेश्चन, shall we. Let's hear from Sue at our travel desk, shall we? This is also correct one because we use again here what? We use here take, shall we? Let's go out to dinner, shall we? This is also correct one. So rule 237 में हमने क्या डिस्कस किया? We simply try to understand कि imperative sentence में we always use shall we in the take, okay? Don't we का हम use नहीं करते हैं। रूल 238 ये भी अगेन इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, इसमें कंजंक्शन लेस्ट की हम बात करते हैं। लेस्ट का मतलब क्या होता है, अदरवाइज। ठीक है, अदरवाइज इसका मीनिंग बनता है। तो लेस्ट ऑलवेज फॉलोज, या तो उसके साथ वर्ब शुड आना चाहिए या इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। ठीक है, क्या बात की हमने रूल 238 में, देख लीजिए। लेस्ट का मीनिंग क्या है, इसका मीन अदरवाइज। ठीक है, और लेस के साथ either the verb should be, okay, verb must be should or no helping verb at all। या तो आपको should यूज करना पड़ेगा या कोई helping verb उसके साथ नहीं आएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, वर्क हार्ड लेस यू शुड फेल वुड फेल। ठीक है, मेहनत करो कहीं तुम फेल ना हो जाए। ठीक है, इस तरह इसके मीनिंग बनेगा, मेहनत करो कहीं तुम फेल ना हो जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए, मिस्टेक क्या है, एरर क्या है, जस्ट सिंपली लेस यू वुड फेल। अब यहाँ पे वुड का यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, वुड इज नॉट अलाउड आफ्टर लेस्ट। तो क्या होगा, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, ये भी इनकरेक्ट है, नो हेल्पिंग वर्ब के साथ भी सही है। दूसरा, वर्क हार्ड लेस यू शुड फेल। ठीक है, लेस के साथ हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, शुड हम यूजुअली यूज करते हैं। इसी तरह ही कट द रिमार्क आउट ऑफ द फाइनल प्रोग्राम, लेस इट शुड ऑफेंड लिसनर। ओके, ये भी करेक्ट है क्योंकि लेस के साथ अगेन यहाँ पे क्या यूज किया, वी यूज शुड। ओके, तो रूल 238 में हमने ये समझ लिया कि लेस का मतलब क्या है, अदरवाइज या जबकि। ठीक है, उर्दू में इसकी मीनिंग क्या बनेगा, जबकि। और it always either take the verb should or there is no any helping verb at all. Okay, now we are going to discuss rule 239। रूल 239 में देख लीजिए, until और unless की हम बात करेंगे। until और unless में क्या डिफरेंट है इसको भी समझेंगे। देख लीजिए, until हम टाइम ओरिएंटेड के लिए हम यूज करते हैं, अनलेस एक्शन ओरिएंटेड हो या कंडीशनल हो तब हम अनलेस का यूज करते हैं। ठीक है, टाइम ओरिएंटेड हो तो वी यूज until, and for action oriented or if the sentence is conditional then we use unless। Okay, so for example,
wait for me until sunset. Okay, wait for me until sunset. अब देख लीजिए, this is the correct one. Okay, because until sunset, sunset क्या है, एक टाइम है, so यहाँ पे क्या यूज किया हमने, until. Okay, I was up till 3 o'clock. I was until 3 o'clock trying to get it finished. Okay, again यहाँ पे until क्या यूज किया, why? Because this is time. ठीक है, until क्या है, 3 o'clock क्या है, टाइम है. और unless the government reduce the tax base will not increase. Okay, अब इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है. अच्छा, unless the government reduces the tax base will not increase. अब इसमें देख लीजिए, यहाँ पे unless का यूज किया है. ओके, रीजन क्या है, यहाँ पे हमने टाइम की बात नहीं की बल्कि एक्शन ओरिएंटेड है. ठीक है, गवर्नमेंट जब तक टैक्स रिड्यूस नहीं करेगी तो टैक्स बेस क्या होगी, इंक्रीज नहीं होंगे. ठीक है, ये बात की सिंपल. सो इट इज एन एक्शन ओरिएंटेड सेंटेंस, सो वी यूज हियर अनलेस. ओके, एंड unless you call me, I'll see you at the theater. ओके, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, कंडीशन भी है और एक्शन ओरिएंटेड है, सो वी यूज हियर अनलेस. सो यहाँ तक एनी क्वेरी, एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? ओके, सो लेकिन यहाँ पे चंद एक बात याद रखनी है आपने. क्या बात है कि भाई सिंपल, कोई डिफरेंस मीनिंग में नहीं है टिल और अनटिल में. ठीक है, however till cannot be used at the beginning of the sentence unlike until. Okay, टिल और अनटिल की बात करें तो टिल को हम बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस पे यूज नहीं करते हैं, लेकिन अनटिल को हम यूज कर सकते हैं. जैसे कि अनटिल योर बर्थडे यू विल वेट फॉर अ वाइल. ओके, अनटिल से सेंटेंस स्टार्ट हो सकते हैं. लेकिन ये देख लीजिए, वी डिड नॉट ईट टिल पास मिडनाइट. ओके, टिल और अनटिल में कोई डिफरेंस नहीं है. ओके, बस बात सिर्फ इतनी सी याद रखनी है, अनटिल बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में आ सकते हैं, लेकिन टिल को हम in the beginning of the sentence we cannot use. Okay, now we are going to discuss rule 239. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. रूल 239 को जरा समझ लीजिए. रूल 239 में क्या बात हो रही है, इसमें एरर ऑफ पैरेललिज्म. ठीक है, अब पैरेललिज्म क्या है, व्हाट इज पैरेललिज्म? द रूल ऑफ पैरेललिज्म स्टेट्स दैट द सेंटेंस एलिमेंट which alike in function should also be alike grammatical form. अगर उनके फंक्शन सेम है तो ग्रामेटिकल फॉर्म भी सेम होनी चाहिए. द एलिमेंट मस्ट फॉलो द सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर टू मेंटेन पैरेलल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन. ओके, फॉर एग्जांपल देख लीजिए, अगर वर्ड्स है कैटेगरी देख लीजिए, थिंकिंग है तो साथ में क्या यूज करना पड़ेगा हमें, टू रन नहीं, रनिंग. अगर इंफिनेटिव है तो दोनों है इंफिनेटिव होगा. प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है एट द टाइम है तो इन द हाउस. ठीक है, तो क्या होना चाहिए, सेम कैटेगरी का सेम ग्रामेटिकल फॉर्म होनी चाहिए. इसी तरह प्रीपोजिशनल सबऑर्डिनेट क्लास है, बिकॉज आई केयर, आफ्टर दे मेट, एटसेट्रा. लिंकिंग वर्ड्स हो गए, नॉन्स हो गए, ऑनेस्टी हो गए, सॉरी एडजेक्टिव हो गए, तो देख लीजिए सेम ग्रामेटिकल फंक्शन होते हैं. कैसे कि एग्जांपल से आप समझेंगे. ठीक है, इट्स वेरी इजी, लेकिन ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इस तरह की ही चीजें यूजुअली पूछा जाता है. फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस देख लीजिए, आई लाइक सिंगिंग, डांसिंग एंड टू वॉक. दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट सेंटेंस. द रीजन इज सिंपल, हियर वी यूज इन्फिनेटिव टू वॉक. ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए जेरंड का यूज किया, डांसिंग, सिंगिंग. ओके, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए टू वाक का यूज किया. सो ग्रामेटिकल फंक्शन सेम होनी चाहिए. सो टू वाक यहाँ पे इन्फिनेटिव के तौर पे यूज किया. सो वी शुड ओमिट इट और वी शुड make it gerund. ओके, वाक्य हो, जैसे कि आई लाइक सिंगिंग, डांसिंग एंड वाकिंग. नाउ दिस इज करेक्ट. ऑल जेरेंड्स, ओके, सारे जेरेंड है और पैरेलल है. ओके, और इसी तरह he asked his mother to cook, to rest and prepare the dish. अब देख लीजिए इसमें एक चीज मिस है, ये भी इनकरेक्ट है. मिसिंग टू बिफोर द लास्ट इन्फिनेटिव. देख लीजिए, टू प्रिपेयर द डिश होना चाहिए, यहाँ पे प्रिपेयर की बात की है. सो क्या होगा, द करेक्ट सेंटेंस इज he asked his mother to cook, to rest and to prepare dish. Okay, सो ये चंद चीजें एक छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन दिस आर इम्पोर्टेंट, सो यू मस्ट कीप इन योर माइंड.
ओके, माई फ्रेंड नेवर जज मी बाय माई वर्ड्स आर व्हाट डिड आई से। ठीक है, यहाँ पे अगेन मिस मैच हो रहा है। ठीक है, नॉन वर्सेस क्लास का। अब इसमें देख लीजिए, सिंपली क्या होगा, माई फ्रेंड नेवर जज मी बाय माई वर्ड्स आर माई एक्शन। ठीक है, ना है मेरे अल्फाज से, ना ही मेरे अमल से, मेरे माई फ्रेंड नेवर जज मी। ओके, सो बोथ आर नॉन। ठीक है, और क्या है, पैरेलल एक्शन है। अब ये सेंटेंस देख लीजिए, द टीचर नॉट ओनली वांट्स हिज स्टूडेंट टू कीप क्वाइट बट आल्सो टू डू द टास्क। ओके, इसमें देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट डज नॉट मैच वर्बली, इसमें वर्ब क्या है, मैच नहीं हो रहे हैं। जैसे कि देख लीजिए, अब होना क्या चाहिए, द टीचर वांट्स हिज स्टूडेंट not only to keep quiet but also to do the task। ठीक है, टीचर ये सिर्फ नहीं चाहता कि वो खामोश है, बल्कि ये भी तो वो चाहता है कि स्टूडेंट काम भी करे। ओके, सो यहाँ पे देख लीजिए क्या डिफरेंस है, टू कीप, ओके, टू डू। ओके, यहाँ पे भी टू कीप टू डू है, लेकिन नॉट ओनली का हमने यहाँ पे मिस का यूज किया। सो यहाँ पे वांट्स का वर्ब का प्रॉपर पैरेलल वर्ब स्ट्रक्चर का हमें यूज करना पड़ेगा। ओके, now we are going to discuss Rule 40. Rule 40. Hello, can someone please confirm me? Am I audible? आवाज आ रही मेरी? Yes, kindly let me know. Am I audible? आवाज क्लियर है मेरी? Yes. Okay. So rule 240 will. Yes, kindly let me know. Audible है आवाज? Am I audible? अच्छा, ओके। रूल 40 हम डिस्कस करेंगे, रूल 240। ठीक है, रूल 40 में हम आर्टिकल की बात करेंगे, यूज ऑफ आर्टिकल विद पोसेसिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। ये इम्पोर्टेंट है, आज स्टूडेंट को इस बात का शायद ही मालूम होगा। देख लीजिए, हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे व्हेन वी मीन वन ऑफ मैनी। ठीक है, रूल 240 की बात करेंगे हम। ठीक है, रूल 40 को डिस्कस करते हैं जरा। देख लीजिए, याद रख लीजिए, रूल 40 में ये है, जो सिंपली हम आर्टिकल के यूज करते हैं विद पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, एक का हम तब यूज करते हैं जब हमारा मतलब यह हो कि वन ऑफ मैनी, बहुत सारों में से एक की बात करेंगे तो हम आ का यूज करते हैं। और आर्टिकल द, यानी डेफिनेट आर्टिकल का हम यूज करते हैं जब हमारा मतलब हो कि ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ एक की बात करेंगे तो। यूज ए विद पॉजिटिव केस, यूज द विद ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, याद रख लीजिए, पॉजिटिव केस में हम ए का यूज करते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, द ब्रदर ऑफ मी इज अ साइंटिस्ट। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ऑब्जेक्टिव केस है, सो implies only one brother, not a natural sentence in the modern English. Okay, so a brother of mine is a scientist। अब देख लीजिए, ये क्या है, पॉजेसिव केस है, माइंड का यूज किया है, इम्प्लाइज वन एमो माय ब्रदर्स, यानी बहुत सारों में से एक भाई की बात कर रही है। ठीक है, यानी मेरे बहुत सारे भाई हैं, उनमें से एक क्या है, साइंटिस्ट है। तो वहां पे हम पॉजेसिव केस में एक का यूज करते हैं। ठीक हो गया। और इस तरह, अ सर्वेंट ऑफ देयर लाइव्स इन दिल्ली, सॉरी लिव्स है, अ सर्वेंट ऑफ दियर्स लिव्स इन दिल्ली। अब पॉजेसिव केस है, वन एमोंग मैनी, यानी उनके बहुत सारे सर्वेंट हैं, उनमें से एक दिल्ली में रहता है। ओके, द सर्वेंट ऑफ देम लिव्स इन दिल्ली। अब देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव केस है, रिफर टू अ स्पेसिफिक सर्वेंट। ठीक है, द सर्वेंट ऑफ देम
लिव्स इन दिल्ली, इसका मतलब क्या है, लिव पर। तो द और आ में ये डिफरेंट है, और ऑब्जेक्टिव केस में कब यूज करेंगे, पॉसेसिव केस में हमने एक नजर डाल दिया कि क्या कुछ होता है। अब स्टैंडर्ड फ्रेज और री रिटर्न फ्रेज, माई कार, द कार ऑफ मी, ठीक है, माई ब्रदर, द ब्रदर ऑफ माई, वन ऑफ माई ब्रदर, अ ब्रदर ऑफ माई, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए एक सिंपल तरीका मैंने बता दिया। अब रूल 241, ये इंपॉर्टेंट है, सोडो सब्जेक्ट, ठीक है। सोडो सब्जेक्ट, सोडो का ही मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं नाम निहात, ठीक है, या सो कार्ड जिसे हम कहते हैं, उसे हम सोडो सब्जेक्ट, ये होते तो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट का ये काम करता है, ठीक है। When a subject contains an introductory clause or idea unrelated to main subject, we must introduce a pseudo subject. It, okay? It क्या है? Usually pseudo subject है. Make sentence grammatically correct. Grammatically correct बनाने के लिए हमें it का use करेंगे as a pseudo subject. So उसका हम use करते हैं. ठीक है? The first clause has no proper subject and not connected to the main subject of this sentence. Use it as a sort of subject. Okay. If the clause referred to directly to main subject, no subject, sort of subject is needed. ठीक है, तो बात दो कंडीशन है, कब सोडो सब्जेक्ट यूज करेंगे, कब नहीं करेंगे, देख लीजिए। अगर जो क्लास है उसमें कोई प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं है और कनेक्टेड भी नहीं है मेन सब्जेक्ट के साथ, तो फिर हमें वहां पे इट का यूज करना पड़ेगा, यानी वी हैव टू यूज सोडो सब्जेक्ट। ओके, एंड इफ द क्लास रिफर टू डायरेक्टली टू मेन सब्जेक्ट, सो नो सब्जेक्ट, नो सोडो सब्जेक्ट इज नीडेड। ओके, तो फिर हमें सो कार्ड सब्जेक्ट की हमें जरूरत नहीं पड़ेंगे अगर जो क्लास है वो डायरेक्टली रिफर कर रहे हैं मेन सब्जेक्ट के साथ। सो नो सब्जेक्ट, नो सोडो सब्जेक्ट इज needed. Okay, let's suppose let's have few examples here. देख लीजिए, being a rainy day I did not go to school. अब यहाँ पे देख लीजिए इनकरेक्ट है, रेनी डे इज नॉट रिलेटेड टू आई, नीड सोडो सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, एक सोडो सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेंगे। अब इट बी अ रेनी डे, देख लीजिए बी अ रेनी डे नहीं, अब यहाँ पे हमें एक सोडो सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। इट बी अ रेनी डे आई डिड नॉट गो टू स्कूल। ओके, और इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, बीइंग इल, बीइंग इल ही डिड नॉट कम टू क्लास। अब देख लीजिए बीइंग इल रिफर्स किसको कर रहा है, ही, सो नो सब्जेक्ट इज नीडेड। ओके, बीइंग इल किसको रिफर करे, ही को रिफर करे, सिंपल, ठीक है, वो बीमार है इस वजह से वो क्लास नहीं आया, सो यहाँ पे रिफर कर रहा है, तो हमें कोई सोडो सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। बीइंग वेकेंट आई डिड नॉट इंटर द रूम, ठीक है, अब आई और वेकेंट बिल्कुल दो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें सोडो सब्जेक्ट की जरूरत है। सो इट बीइंग वेकेंट आई डिड नॉट इंटर द रूम। तो ये रूल 241 में याद रख लीजिए, if there is no subject, okay, we have to use pseudo subject, and if the clause refers to directly to the main subject, no pseudo subject is needed. Okay, so now we are going to discuss rule 242, use all helping verb, ठीक है। देख लीजिए, when two or different helping verbs are required in a sentence, we always use the main verb in both class, ठीक है, both class में हम main verb का यूज करेंगे। जैसे कि देख लीजिए, ये सेंटेंस देख लो, आई हैव नेवर एंड विल नेवर वॉच दिस मूवी। अब यहाँ पे क्या है, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। ओके, तो क्या आएगा, जस्ट सिंपली आई हैव नेवर वॉच एंड विल नेवर वॉच दिस मूवी। ओके, तो मेन सब्जेक्ट का हम रिपीट करेंगे। अच्छा, ओके, सो यहाँ पे हमने बात की, अब इसको डिस्कस करें या नहीं करें। चलो, इसमें एक बात करते हैं, रूल 243 में देख लीजिए, यूज ऑफ पॉजिटिव केस इन अ सेंटेंस। जो पॉजिटिव केस है ना, शुड बी प्लेस आफ्टर ऑल और बोथ, यानी हमेशा याद रख लीजिए, जो पॉजिटिव केस ऑफ एडजेक्टिव है, अगर उसके साथ ऑल या बोथ है, तो याद रख लीजिए जो पॉजिटिव केस है शुड बी प्लेस आफ्टर, ऑल के बाद आएगा, बोथ के बाद आएगा। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, लेट्स सपोज ये है, माई ऑल स्टूडेंट नहीं होगा,
क्योंकि माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, सो ऑल माई आएगा, ठीक है। ऑल माई स्टूडेंट्स आर वेरी टैलेंटेड होगा, माई ऑल स्टूडेंट नहीं होगा, बिकॉज हमने अभी डिस्कस किए रूल 243 में। तो याद रख लीजिए, ऑल हो सेंटेंस में और साथ में पॉजेसिव केस हो, तो ऑल पहले आएगा फिर पॉजेसिव केस आएगा। सो ऑल माई स्टूडेंट्स आर वेरी टैलेंटेड। अब इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, माई बोथ फ्रेंड्स आर वेरी टैलेंटेड। नाउ अब अगेन यहाँ पे माई क्या है, पॉजिटिव केस है, बोथ का यूज किया है, तो बोथ पहले आएगा फिर माई आ जाएगा। तो बोथ माई फ्रेंड्स आर वेरी टैलेंटेड। और इसमें एक छोटी सी बात याद रख लीजिए, बोथ के साथ कभी भी नॉट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बोथ आर नॉट करेक्ट, ये इनकरेक्ट सेंटेंस होगा, ठीक है। तो बोथ के साथ कभी भी नॉट का यानी नेगेटिव हम यूज नहीं करते, ठीक है। उसके लिए या तो आपको यूज करना पड़ेगा नीदर, या तो आपको यूज करना पड़ेगा ईदर का, ठीक है। सो बोथ के साथ कभी नॉट नहीं आ सकते। यहाँ तक हमने डिस्कस की रूल 243। आप रूल 244 में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस, ठीक है। आप सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस क्या है देख लीजिए, इसमें यानी कुछ एक्स्ट्रा बातें हम करेंगे, सुपरफ्लुअस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए इसमें एज सुन एज इज नॉट फॉलोड बाय देन। इसमें याद रख लीजिए, जैसे कि एज सुन एज के बाद हम देन की कॉम्बिनेशन नहीं होगा, देन इज यूज आफ्टर नो सुनर के साथ देन की कॉम्बिनेशन। ये कुछ कॉम्बिनेशन है, कुछ पेयर है, ठीक है। एज सुन के साथ हम देन का यूज नहीं करेंगे, लेकिन नो सुनर के साथ हम देन का यूज करेंगे। दीज आर पेयर्स एक्चुअली, ठीक है। इसको एक दो एग्जांपल से हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।